डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑडिटिंग का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रमाणन या वाउचिंग। तो आज का जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन अपने होंगे, वाउचिंग और उसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग, प्रमाणन के क्या उद्देश्य हैं, वाउचिंग एंड ऑडिटर, वाउचिंग ऑफ कैश बुक, कैश बुक का प्रमाणन आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वाउचिंग क्या होता है, प्रमाणन उसका क्या अर्थ है और परिभाषा है, वो आप स्क्रीन पे देखिएगा। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करते समय अंकेक्षक को ये देखना होता है कि पुस्तकों में किया हुआ प्रारंभिक लेखा सही है या नहीं है, बुक्स में जो आपने लेखे किए हैं सही हैं या नहीं हैं, उचित प्रमाणकों के आधार पर लेखा किया गया है और कोई भी प्रमाणक बिना एंट्री के न रह गया हो, इस सारी प्रक्रिया को ही प्रमाणन कहते हैं। परिभाषा जे.आर. वॉटलीवॉय की, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखी जाने वाली मदों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन है। जोसेफ लंकास्टर की एक परिभाषा है, प्रायः ये सोचा जाता है कि प्रमाणकों या प्रपत्रों की हिसाब किताब के लेखों की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है, किंतु ये विचार गलत है, क्योंकि प्रमाणन में हम क्या करते हैं, खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल करते हैं, जिससे कि अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि लेखा जो है वो प्रमाणकों के द्वारा समर्थित ही नहीं है, बल्कि हिसाब किताब की बहियों में भी उनको ठीक लिखा हुआ है। मीन्स जो भी आपने एंट्रीज की हैं वो एक उचित प्रमाणक या वाउचर के आधार पे की हैं और हिसाब किताब की बहियों में भी उनको सही रूप से दर्ज किया गया है। ये सारी प्रक्रिया प्रमाणन या वाउचिंग कहलाती है। लंकास्टर की जो परिभाषा है वो एक व्यापक और उचित परिभाषा मानी जाती है। क्या उद्देश्य होते हैं प्रमाणन के? पहला उद्देश्य कि लेखों की सत्यता प्रमाणित करना, जो भी लेखे किए गए हैं वो उचित प्रमाणक हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट हैं, उसके आधार पे किया गया है। जो भी लेखे किए गए हैं वो व्यापार से संबंधित हैं, व्यापार से संबंधित सभी लेन देनों का ज्ञान हो जाता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन व्यापार से संबंधित नहीं और लेखा पुस्तकों में दर्ज है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं वो उच्च अधिकारियों के द्वारा अधिकृत हैं, अथॉराइज हैं या नहीं हैं, इसकी जांच भी आपको प्रमाणन के दौरान करनी होती है। तो मुख्य रूप से लेखा पुस्तकों की प्रमाणकों के आधार पर जांच को हम प्रमाणन कहते हैं। क्या उद्देश्य होता है इसका, ये आपने देखा कि लेखों की सत्यता और व्यापार से संबंधित लेखे हैं या नहीं हैं, इसकी जांच करना होता है। प्रमाणक किसको कहते हैं जिनके आधार पर आप जांच करते हैं? तो प्रमाणक को एक ऐसे प्रपत्रीय गवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तकों के लेखों की सत्यता जानी जा सके। जो लेखे आपने पुस्तकों में किए हैं वो सही हैं गलत हैं, जिस प्रपत्र के आधार पर आप जांच करते हैं वो प्रपत्र प्रमाणक या वाउचर कहलाता है। प्रमाणक एक रसीद, बीजक, समझौता, मांग पत्र या संक्षेप में उपयुक्त लिखित कोई भी सबूत हो सकता है जो सौदे की पुष्टि करता हो कि ये सौदा हुआ है। लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक तथा लेन देन की प्रक्रिया में जो अन्य प्रमाणक तैयार होते हैं, जो पेपर्स तैयार होते हैं, वो गौण प्रमाणक कहलाते हैं। जैसे आपने ऑर्डर दिया तो माल आएगा, तो जो बिल आएगा वो मूल प्रमाणक है। अब आपने ऑर्डर देने के लिए पहले रिक्विजिशन आई, फिर ऑर्डर भर के भेजा, फिर माल स्टोर में आएगा तो इनवर्ड बुक में एंट्री होगी, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं वो सब कहलाते हैं गौण प्रमाणक। प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक की क्या स्थिति होती है? तो प्रमाणन का कार्य करते समय अंकेक्षक को मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या? प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल होना चाहिए, जो भी वाउचर है उनकी पहले फाइलिंग कर लेनी चाहिए। प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण जांच करना चाहिए कि वो खुद सही हैं या नहीं है, उनकी टेस्ट चेकिंग कर लेना चाहिए। प्रमाणकों के आधार पर लेखों की जांच करना,
पहले मूल प्रमाणक से जांच करेंगे और इसके बाद फिर हम गौण प्रमाणकों को उपयोग में लेंगे। प्रमाणक की स्वयं की जांच करना, ये बिल्कुल सही है कि जो वाउचर आप सबमिट करें वो वाउचर अपने आप में सही है या नहीं है। लेखों से प्रमाणकों का मिलान करते समय कुछ बातें ध्यान रखें, जैसे आप बिल का एंट्री जो बुक्स में है आपकी, परचेज किया है तो परचेज में गुड्स आया है, तो माल की एंट्री का मिलान बीजक से कर रहे हैं तो फर्म का नाम देखेंगे, डेट देखेंगे, अमाउंट देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और पुस्तकों के योग एवं लेखों की खतौनी की भी जांच करेंगे कि आपने जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं उनसे खाता बही में खतौनी सही ढंग से की है या नहीं की है। तो ये सारा काम अंकेक्षक का कार्य माना जाता है। अब बात करता हूँ रोकड़ बही का। प्रारंभिक लेखा पुस्तकें में आप जानते हैं कई तरह की बुक्स होती हैं, तो उसमें पहली बुक्स हम ले रहे हैं कैश बुक। कैश बुक का अगर प्रमाणन करना हो तो आप कैसे करेंगे? प्रमाणन को दो भाग में हम बांट देते हैं इसके, एक तो रिसीप्ट साइड का, एक पेमेंट साइड का, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन अगर हम करना चाहें तो किस तरह से आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन कौन से आइटम्स होते हैं, उनके बारे में आपको क्या क्या देखना होता है, तो उसके बारे में ब्रीफ में स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंकेक्षक को दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाणक नहीं मिलते हैं। प्राप्ति पक्ष में पैसा आया है आपके पास तो आपने ही तो उसको दी होगी रसीद, तो जो वाउचर हैं वो आपके द्वारा ही तैयार किए होते हैं, बल्कि संस्था के द्वारा लिखे गए प्रमाणक प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः अंकेक्षक को निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, संस्था में आंतरिक निरीक्षण कैसा है, इंटरनल चेकिंग सिस्टम कैसा है, और रसीद पुस्तकों के प्रयोग व देने की व्यवस्था की जांच करनी चाहिए। साथ ही प्राप्तियों को बैंक में जमा करने की जो प्रणाली है, पैसा आता है बैंक में, कौन जमा करता है, कितने टाइम अंतराल से जमा होता है, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। कच्ची और पक्की रोकड़ बही का मिलान करना चाहिए। कुछ अन्य बातों को भी उसको ध्यान रखना चाहिए। प्रमाणकों व लेखों पर संख्या अंकित करना, नंबरिंग कर देनी चाहिए। प्रमाणक के विवरण का रोकड़ बही से मिलान कर लेना चाहिए। प्रमाणक नहीं मिलते हैं तो उनको अपनी डायरी में नोट कर ले। रसीद गंदी या गलत है तो उसके बारे में भी अब नोट कर ले, डुप्लीकेट रसीद मंगवा सकता है। और प्राप्ति के बैंक कॉलम का मिलान जो बैंक की पासबुक होगी वो उससे कर सकता है। तो एक जनरल ये तो बातें हुई कि आप कैश बुक के रिसिप्ट साइड का अगर वाउचिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, रिसिप्ट साइड में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, तो उनका जो प्रमाणन है वो करते समय हमें क्या देखना चाहिए, उसके बारे में आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। रोकड़ की विभिन्न मदों का, प्राप्त की विभिन्न मदों का प्रमाणन। पहला, नकद बिक्री। नकद बिक्री होती है तो सेल्समैन की समरी देखूंगा। रिसीविंग कैशियर्स स्टेटमेंट, जो पैसा प्राप्त करता है कैशियर उसका स्टेटमेंट। कच्ची रोकड़ बही, कैश मीमो की प्रतिलिपियां आदि से नकद बिक्री की अमाउंट का हम मिलान कर सकते हैं। देनदारों से पैसा प्राप्त हुआ है तो रसीद की जो नकल या काउंटर फाइल होगा, हिसाब का विवरण होगा, पत्र व्यवहार होगा, उचित अधिकारियों के प्रमाण पत्र के आधार पर आप जांच करेंगे। इसी तरह से अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल के लिए प्राप्य बिल बही में एंट्री जो की गई होगी उससे मिलान करेंगे। बिल पे डिस्काउंट दिया है तो बिल बट्टा पुस्तक की जांच कर लूँगा। पैसा आया है तो जमा स्लिप आई होगी। बैंक पासबुक, बैंक में जमा हुआ है तो बैंक पासबुक के आधार पे हम मिलान कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किराया प्राप्त हुआ है, रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट का आपने जो एग्रीमेंट किया है, किराया तालिका टेबल आपके पास बना रखी होगी उससे मिलान कर सकते हैं। रसीद काउंटर का फाइल, किराया जमा हुआ है तो काउंटर फाइल आपके पास होगा, उससे आप प्राप्ति पक्ष में जो पैसा जमा हुआ है उसको टैली कर सकते हैं। एजेंट ने अगर किराया वसूल के दिया है तो उसका स्टेटमेंट आया होगा।
किराएदार द्वारा अगर कोई रकम काटी गई है तो इसका प्रमाण पत्र हम उससे ले लेंगे। तो इन वाउचर्स के आधार पे रेंट रिसीप्ट की अमाउंट का हम वाउचिंग कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर अगर कोई इनकम प्राप्त हुई है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम चेक कर लेंगे कितने % वाले हैं, कितना आना चाहिए था। प्राप्त हुआ है, ब्याज प्राप्त की रसीद होगी। बैंक में गया है तो बैंक पासबुक होगी। डिविडेंड वारंट्स आते हैं तो उनकी कॉपी और फोटोकॉपी हमारे पास होगी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट पर आपको जो इनकम प्राप्त हो रही होगी उससे हम इन वाउचर्स के आधार पे मिलान कर लेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है तो दलाल का बिक्री नोट होगा, रसीद के काउंटर फाइल होंगे हमारे पास और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के आधार पर हम उसकी अमाउंट की जांच कर सकेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बैंक डिपॉजिट्स, लोन या बैंक डिपॉजिट्स पे ब्याज प्राप्त हुआ है तो इसके लिए जिसको लोन दिया उसके साथ एग्रीमेंट किया होगा आपने। काउंटर फॉइल ऑफ रिसीप्ट होगा, जमा किया है आपके यहाँ पैसा तो आपके पास काउंटर फॉइल होगा। लोन अकाउंट, आपने लोन दे रखा है तो लोन अकाउंट खोल रखे होंगे, वहाँ से टैली कर सकते हैं। बैंक में जमा हुआ है तो बैंक पासबुक के आधार पर भी आप टैली कर सकते हैं। स्थायी संपत्तियाँ अगर आप बेचते हैं तो जो मीडिएटर है, ब्रोकर है, उसका बिक्री का स्टेटमेंट आएगा। पैसा जमा हुआ होगा तो आपने रसीद दी होगी, उसका काउंटर फाइल होगा, या सेल एग्रीमेंट आपने किया है तो उसकी कॉपी होगी। इसके आधार पे आप टैली कर लेंगे। किराया क्रय प्रसंविदा से प्राप्त फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज का मतलब आप किस्तों में पैसा देंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होगा, पैसा जमा करते हैं तो रसीद होगी, इंस्टॉलमेंट कितनी बनी हुई है उसकी हम टैली कर लेंगे। विक्रय पुस्तक, जो माल आपने या संपत्ति बेची थी हायर परचेज पे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी, क्या टर्म्स कंडीशन है, तो उसके आधार पे भी हम जांच कर सकते हैं। अदर रिसीप्ट्स हैं, जैसे बीमा से पैसा मिला है तो उसके लिए जो भी पत्र व्यवहार हुआ होगा, पॉलिसी होगी, बैंक में जमा हुआ है तो पासबुक है, रसीद का काउंटर फॉइल होगा। चंदा अगर मिला है तो मेंबर्स का रजिस्टर होगा, रसीदों का काउंटर फॉइल होगा, मेंबर्स के अकाउंट्स होंगे। एजेंट्स ने अगर कोई पैसा आपको भेजा है तो उसका स्टेटमेंट होता है, पत्र व्यवहार होता है, रसीदों का काउंटर फाइल होता है। कुल मिलाकर के कैश बुक की रिसिप्ट साइड में डिफरेंट टाइप्स की मदों से आपको पैसा मिलता है। जिन मदों से पैसा मिला है वो अमाउंट सही लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है नहीं की गई है, उसके लिए संबंधित मद से जो वाउचर्स होंगे, मूल प्रमाणक या गौण प्रमाणक, उनके आधार पर उस मद की हम अमाउंट की जांच कर लेंगे और लेखा पुस्तकों में उसको सही दर्ज किया गया है इसकी भी जांच उनसे संबंधित वाउचर्स के द्वारा हम कर लेंगे। अब बात करता हूँ कैश बुक के पेमेंट साइड की। दो साइड थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो भुगतान पक्ष का प्रमाणन अगर आप करने जा रहे हैं तो इन वाउचिंग पेमेंट्स द ऑडिटर does not merely seek proof that money has been paid away, he is supposed to check the following also। चूँकि प्राप्ति पक्ष में तो हम खुद वाउचर जारी करते हैं तो हमारे पास तो काउंटर फॉइल वगैरह, एग्रीमेंट या बुक्स में जो आपने मेंबर्स हैं या इन्वेस्टमेंट हैं, लोन अकाउंट हैं, इनके माध्यम से हम जांच करते हैं। जब आप भुगतान करते हैं तो अंकेक्षक का केवल इतना दायित्व तो नहीं है कि वो ये देख ले कि भुगतान का प्रमाण मौजूद है, साथ ही उसको ये भी देखना होता है भुगतान की वास्तविकता की जांच, भुगतान वास्तव में हुआ भी है कि नहीं हुआ है। भुगतान अंकेक्षण वर्ष से संबंधित होना चाहिए। जिस वर्ष का आप ऑडिट कर रहे हैं उसी वर्ष का पेमेंट ड्यू होना चाहिए और वाउचर भी उसी पीरियड का होना चाहिए, व्यापार से संबंधित होना चाहिए। भुगतान की देयता ड्यू हुआ है नहीं था, सही अमाउंट है और अधिकृत था या नहीं था, इसकी भी उसको जांच करनी चाहिए। सही व्यक्ति को भुगतान किया है
और लेखों में सही दर्ज किया गया है, इसकी भी जांच करनी होती है। इट मीन्स अंकेक्षक का जो कार्य क्षेत्र है बहुत व्यापक हो जाता है। उसको सिर्फ इतना नहीं देखना है कि पेमेंट किया है और वाउचर मौजूद है, उसको इन सारे तथ्यों को भी दिमाग में रखना होता है और इनके आधार पर उसको जांच करनी होती है। जिस तरह से रिसीप्ट साइड में बहुत सारी मदों से हमारे पास पैसा आता है, इसी तरह से बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका हमें भुगतान करना होता है और कैश बुक में उनको दर्ज करते हैं। तो पेमेंट जो आप कर रहे हैं, उन पेमेंट्स का वाउचिंग कैसे करेंगे, किन किन मदों का होता है और कौन कौन से वाउचर्स हम काम में लेते हैं, तो उसके बारे में अगली स्लाइड में देखिएगा। भुगतान की विभिन्न मदों का प्रमाणन, जिसमें कैश परचेज, अगर नगद माल खरीदते हैं तो कैश मीमो आया होगा। माल जब आता है स्टॉक में तो गुड्स इनवार्ड बुक में उसकी एंट्री हुई होगी। माल को खरीदने की स्वीकृति रिक्विजिशन दी होगी तो किसी अथॉरिटी ने उसको अथॉराइज़ किया होगा, परचेज करने का आपको अधिकृत किया होगा, स्वीकृत दी होगी, तो उसके आधार पे आप टैली कर लेंगे। सैलरी का भुगतान करते हैं तो वेतन पुस्तक होगी, सैलरी बुक होती है, उससे आप टैली कर सकते हैं। चेक दिया होगा तो चेक का काउंटर फाइल होगा। कार्यवाही पुस्तिका होगी अगर रखी हुई है तो उसके आधार पे कि किस कर्मचारी को कितना कितना भुगतान करना था। किसी कर्मचारी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या प्रसंविदा कर रखा है तो उस प्रसंविदा का अध्ययन कर सकते हैं, या मजदूरों या श्रमिकों के जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी सैलरी ड्यू थी और कितना इनको वास्तव में भुगतान किया। मजदूरी का अगर है तो मजदूरी तालिका, उपस्थिति कार्ड, कार्य का कार्ड, फोरमैन का स्टेटमेंट, चेक का काउंटर फॉइल या पासबुक पेमेंट चेक से किया है, और फोरमैन का प्रमाण पत्र, इस तरह से कि भाई किसने कितने घंटे काम किया है, उनको उपस्थित हुए नहीं हैं, मस्ट रोल जो है उसमें दर्ज है या नहीं है। तो इस तरह के जो वाउचर्स हैं इनके आधार पे आप जांच कर लेंगे। दूसरा होता है लेनदारों को भुगतान। जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास स्टेटमेंट आता है हिसाब किताब का, उसके आधार पे जांच कर लेंगे। जब क्रेडिटर्स पेमेंट करते हैं तो रसीद आप देंगे उनको, तो रसीद आपने पेमेंट किया है उनको तो उन्होंने रसीद दी होगी, वो रसीद के आधार पे जांच कर सकते हैं। किस लिए आप पेमेंट करें तो वाउचर होगा बीचक वगैरह का, या अन्य कोई पत्राचार हुआ है तो इन प्रपत्रों के आधार पे क्रेडिटर्स को जो आप भुगतान कर रहे हैं उसकी जांच की जा सकती है। देय बिलों का भुगतान, देय बिलों का भुगतान में रसीदें हैं, देय बिल है, देय बिल वही है, बैंक के माध्यम से किया है तो बैंक पासबुक इत्यादि प्रमाणकों को हम काम में लेंगे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीन खरीदी है तो आपने पहले कोई पत्राचार किया होगा, विक्रेता ने फिर आपको बिल भेजा होगा, फिर आपने पेमेंट किया होगा चेक वगैरह से, रसीद होगी उसकी। अगर आपने नीलामी में खरीदी है तो नीलामी एजेंट का नोट होगा जिसके आधार पे आपने उस व्यक्ति को उतना पेमेंट किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर्स, तो ऋण की शर्तें क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे। रसीद आपने भुगतान किया है तो प्राप्त हुई होगी, ब्याज दिया है तो वो आपकी बुक्स में दर्ज होगा वही में। पासबुक या कोई आपने वारंट या कूपन जारी किया है तो इनके आधार पे कितना ब्याज या डिवेंचर्स का ब्याज या लोन का ब्याज हमने चुकाया है, इसके अमाउंट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। प्रबंध संचालकों का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना पैसा देना था इसके लिए समझौता हुआ होगा, उसकी कॉपी ले लेंगे। अधिनियम में क्या प्रावधान है, उस प्रावधान से अधिक पेमेंट तो नहीं कर दिया है, इसकी जानकारी लेनी है। जो पारिश्रमिक का बिल बनता है उस बिल की कॉपी लेकर के टैली कर सकते हैं।
रसीद या बैंक में आपने पेमेंट किया है तो वहाँ से भी हम स्टेटमेंट लेकर के अमाउंट को टैली कर सकते हैं और उसका प्रमाणन कर सकते हैं। डायरेक्टर्स फीस, कंपनी के अंतर्नियम या बैठक की कार्यवाही पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, बिल प्राप्त रसीदों, अंशधारियों की सभा में अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो इन सारे सबूतों के आधार पे डायरेक्टर्स को आपने जो फीस दी है उसका प्रमाणन किया जा सकता है। इसी तरह से डायरेक्टर्स का पारिश्रमिक, कंपनी के अंतर्नियम में पारिश्रमिक की क्या व्यवस्था है, साधारण सभा में अगर कोई प्रस्ताव पास हुआ है तो वो भी देखूंगा। वैधानिक प्रावधान पारिश्रमिक के संबंध में बने हुए हैं, धारा जैसे 197 सबसेक्शन 6, 195 सबसेक्शन 5 और 197 सबसेक्शन 1 के लिमिट में आपने पारिश्रमिक का भुगतान किया है, इस चीज़ को भी ऑडिटर को देखना चाहिए। अदर पेमेंट्स होते हैं जो फुटकर होते हैं, जैसे कमीशन दिया है तो एग्रीमेंट किया होगा और कमीशन बिक्री पे दिया है तो सेल्स का स्टेटमेंट आया होगा जिसके आधार पे आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। बैंक के व्यय हैं तो बैंक पासबुक, बैंक से प्राप्त सूचनाओं आदि के आधार पे आप टैली कर सकते हैं। संपत्तियों हेतु अगर संपत्तियां खरीदी हैं तो उनकी रजिस्ट्री है, पासबुक या आपके पास जो रसीदें आई होंगी उनसे आप टैली कर लेंगे। पेटी एक्सपेंसेस हैं, फुटकर खर्चे हैं तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए आपने बुक रखी होगी तो वहाँ बुक के माध्यम से जो भी भुगतान हुआ है उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। पोस्टेज वगैरह का खर्चा है तो डाक व पुस्तक जो होती है वहाँ से हम लेकर के देख सकते हैं कि प्रति माह और संपूर्ण वर्ष में कितनी पोस्टेज का खर्चा हुआ है। कुल मिलाकर के आज जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था वो दो ही पॉइंट थे। जो कैश बुक है उसमें विभिन्न सोर्सेज से हमारे पास पैसा आता है, जो पैसा आया है उस पैसे की आपने कैश बुक में प्रॉपर एंट्री कर रखी है, वो सही है लेखा, इसकी जांच अलग अलग प्रमाणकों के आधार पर कर लेंगे। इसी तरह से विभिन्न मदों के लिए आपको भुगतान करना होता है तो कैश बुक की पेमेंट साइड में जो विभिन्न मदें आपने लिखी हैं उनकी जांच उनसे संबंधित प्रमाणकों के आधार पे हम करेंगे, जिससे हमें ये संतुष्टि हो जाए कि जो भी एंट्री की गई है वो सही है, व्यापार से संबंधित है और अंकेक्षण वर्ष से संबंधित है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वाउचिंग के ही जो और बुक्स हैं ओपनिंग एंट्रीज़ की, उनमें किस तरह से आप प्रमाणन करते हैं, कौन कौन से आपको वाउचर्स चाहिए होते हैं जिनकी सहायता से आप प्रमाणन का कार्य संपादित करेंगे, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।